नमस्कार। चलिए फिर से हम लोग दोबारा जहां पर रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। करंट अफेयर इंटरनेशनल इशू पर जो चल रहा है, एक लंबी सीरीज, और जून का चल रहा था हम लोगों का, कुछ रह गया था उससे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जुलाई पर भी आएंगे। चलिए, जो बच गया था वो देख लेते हैं। बैंकॉक विजन, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इससे और हाँ, यदि आप लोगों को इससे पहले का देखना है तो प्रॉपर वीडियो हम लोगों का अवेलेबल है, आप देख सकते हैं बकायदा पहले के वीडियो में जाकर के। बैंकॉक विजन 2030 जो रिसेंटली न्यूज में था, वह किससे संबंधित है? प्रश्न यह है आपका, वह क्या आसियान से है, ईस्ट एशिया समिट से है, या बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, जिसका शॉर्ट नाम बिम्स्टेक है, उससे है, या एससीओ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से है? तो यह जो बैंकॉक विजन 2030 है, यह बेसिकली आपका बिम्स्टेक से है, यानी आंसर इसका हो जाएगा सी। यहां पर कुछ बातें आप ध्यान में रखें, वह यह है, पहली बात तो आप इसको जान लें, वह यह है कि जून, एक मिनट, जून लगभग 97 की बात है, बिम्स्टेक आया था। बहुत बड़ा कारण बिम्स्टेक के आने का यह था कि जो सार्क था वह बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। दूसरा पॉइंट, एक बात और भी था कि कहीं ना कहीं भारत यह भी चाह रहा था कि वह इस आसियान कंट्री से थोड़ा सा और क्लोज आए, तो इसी के लिए आया। एक तरह से मैं कहूं कि बिम्स्टेक एक ब्रिज है बिटवीन आसियान एंड सार्क कंट्री। किसी और दिन इस पर बहुत चर्चा करेंगे, आज नहीं। चलिए, तो 97 में बिम्स्टेक आया है, और आया था, सदस्य देश हैं आपके बांग्लादेश 1, भारत 2, म्यांमार 3, श्रीलंका 4, थाईलैंड 5, यही, और भूटान 6, नेपाल 7 देश हैं। इसकी जो अध्यक्षता होती है, जो सबमिट होता है, वो बाकायदा अंग्रेजी नाम की जो वर्णमाला है उसके हिसाब से होता है। पहले जो लेटर आएगा पहले वहां पर सबमिट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका जो तीसरा सम्मेलन हुआ था बिम्स्टेक का, ध्यान रखिएगा, उसी सम्मेलन में इसका सचिवालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया गया था। और स्टैब्लिश कहां पर हुआ? तो ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी। सम्मेलन कहां हुआ था? म्यांमार में। और तीसरा जो सम्मेलन था वह हुआ था 2014 में। उसी साल क्या हुआ? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर डिसाइड हुआ। लेकिन अभी तक बिम्स्टेक का चार्टर नहीं बना था। जो अभी रिसेंट में सबसे तत्कालीन जो बिम्स्टेक का जो ये हुआ, सम्मेलन हुआ है 5वां, वो 2022 में हुआ है, और श्रीलंका में हुआ। और इसी सम्मेलन में बिम्स्टेक का चार्टर जो है वो एक्सेप्ट किया गया। एकदम इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी सिलसिले से, इसी से संबंधित जो है वो बैंकॉक विजन 2030 है। ये थाईलैंड के द्वारा लाया गया है। इस विजन के अंतर्गत कहा गया है कि विजन 2030 है, उसके अंतर्गत कहा, सामने रखा गया बिम्स्टेक का, कि इसमें बेसिकली एक यह था कि इस साल के अंत तक, बेसिकली जिस 2023 की बात मैं कर रहा हूं, कहा यह गया था कि थाईलैंड ने जो बैंकॉक विजन 2030 लाया था, कहा गया था कि इस साल के अंत तक सभी देश इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके अंतर्गत क्या कहा गया था? इस विजन के अंतर्गत कहा गया था कि हम बिम्स्टेक को एक समृद्ध, लचीला और एक खुला, टिकाऊ, है ना, सस्टेनेबल और बैलेंस्ड विकास, यानी कि एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर क्या होगा, एक बहुत अच्छा दूरदर्शी एक संगठन बना करके तैयार करेंगे। मतलब विजन सिंपल था बैंकॉक विजन का, कि बिम्स्टेक को और अच्छा करना है और आगे बढ़ाना है, एक टिकाऊ संतुलित विकास करना है, लचीला भी हो और खुला भी हो। यही विजन था, बैंकॉक के द्वारा लाया गया, सॉरी, थाईलैंड के द्वारा लाया गया था, इसलिए इसका बैंकॉक विजन 2030 है। 30 शायद इसलिए कहा गया क्योंकि 30 तक इस चीज को प्राप्त करने की बात की गई थी। चलिए अब आगे आते हैं, अगले प्रश्न पर आइए और देखिए। चर्चा में कई दिनों से आपको, है ना, आर्टेमिस अकॉर्ड चर्चा में कई दिनों से है। इसके विषय में एक कुछ लाइनें हैं, जरा देख लिया जाए।
द आर्टेमिस रिकॉर्ड कौन सी सही है जरा देखा जाए। द आर्टेमिस रिकॉर्ड इज अ बाइंडिंग मल्टीलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स government and other world government participating in the Artemis program। मतलब आर्टेमिस समझौता संयुक्त राष्ट्र सरकार और आर्टेमिस कार्यक्रम में भाग लेने वाली अन्य विश्व सरकारों के बीच बाध्यकारी बहुपक्षीय व्यवस्था है, पहला पॉइंट। दूसरा, the accord established a framework for the cooperation in the exploration and peaceful use of the moon, Mars and other astronomical object। मतलब समझौता चंद्रमा, मंगल और अन्य खगोलीय पिंडों की खोज और शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए एक रूपता स्थापित करता। मतलब जो भी इसमें शामिल होंगे वह चंद्रमा, मंगल और अन्य देश में एक तरह से खोज में साथ में रहेंगे और उसका उपयोग के लिए एक मापदंड भी निर्धारित होगा, सब साथ मिलकर करेंगे। इंडिया जो है अमॉन्ग द अर्लीस्ट कंट्री टू साइन द अकॉर्ड, भारत जो है वह एक अर्लीस्ट कंट्री है जिसने इसको अकॉर्ड पर साइन किया। तो ध्यान रखेंगे पहला पॉइंट तो जो है ये बिल्कुल सही है कि ये अमेरिका के तत्वाधान में स्टार्ट किया गया था और ये बाध्यकारी है। दूसरा भी सही है, बिल्कुल सही है कि इसके अंतर्गत चंद्रमा, मंगल और अन्य खगोलीय पिंडों की खोज और शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए एक रूपता स्थापित करता है। यानी द अकॉर्ड एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर द कोऑपरेशन इन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ द मून, मार्स एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। लेकिन तीसरा ये गलत है कि भारत जो है वह एकदम शुरुआती चरण में शामिल हो गया था, यह नहीं है, थोड़ा लेट हुआ था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जरा देख लीजिए, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो एस्टैब्लिश्ड बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड नासा और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने मिलकर के अदर कंट्रीज के साथ एस्टैब्लिश किया। शुरुआत में इसमें केवल 7 देश थे, भारत इसमें नहीं है, तो अर्लीस्ट नहीं कर सकते। 7 देश जो थे वो थे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। आया कब भैया? 2020 में आया। प्रिंसिपल क्या है? जैसा सेकंड लाइन में था, फॉर सेटिंग कॉमन प्रिंसिपल टू गवर्न सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस, द मून, मार्स, है ना, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड पीसफुल पर्पसेस, यही बात इसमें कहा गया। इसके अंतर्गत भारत ने साइन जो किया है, भारत 37वां देश था जिसने इस पर साइन किया था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। भारत जो था वह 27वां देश है जिसने इस पर साइन किया था जून 2022 में। ध्यान रखेंगे, भारत जो था जून 2023 में भारत ने इसमें साइन किया और भारत 27वां देश बना। अभी इसमें 39 कंट्री हैं जो साइन कर चुके हैं। भारत इसमें साइन करके भारत को एक अच्छा चीज हेल्प यह मिलेगा कि जो नेशनल हम लोग का जो इसरो है और वहां का जो नासा है, इसके बीच कोलैबोरेशन हुआ इस ट्रीटी के बाद। और अब क्या किया जा रहा है कि हम लोग के जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे, भारतीय एस्ट्रोनॉट्स, उसको प्रशिक्षित किया जाएगा अमेरिका के द्वारा कि कैसे आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2024 में जा सकते हैं। ये इसी का परिणाम था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है उसमें 2024 में कुछ भारतीयों को भेजना है, इसके लिए ट्रेनिंग देने की बात इसमें की गई है। कहां पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है? जॉनसन स्पेस सेंटर इन ह्यूस्टन, टेक्सास, याद रखेंगे यहां पर। अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, क्वाड के बारे में है, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड हैज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जिसको कहते हैं HADR, पार्टनरशिप टू कोऑर्डिनेट देयर डिजास्टर रिस्पांस ऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। मतलब क्वाड के पास भारत प्रशांतीय क्षेत्र में अपने आपदा प्रतिक्रियाएं कार्यों के समन्वय के लिए एक मानवीय सहायता और आपदा राहत, जिसका नाम हमने क्या कहा? HADR समझौता है या साझेदारी है।
दूसरा पॉइंट, दूसरा है क्वाड का सचिवालय यानी कि सेक्रेटेरिएट अमेरिका में है। तीसरा है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स, क्वाड के अंतर्गत एक स्थायी निकाय है, यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसको आप रैट्स कहते हैं, वह परमानेंट बॉडी है क्वाड की। इसमें से कौन सा सही है? मल्टीपल चॉइस है, तो ध्यान रखें यह बिल्कुल सही है, केवल इसका एक सही है, ये वाला कि क्वाड के पास में आप भारत प्रशांत क्षेत्र में आपदा प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए क्या है? एक समझौता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जिसको HADR कहा जाता है। क्वाड में वही 4 देश है, पता है ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। कब स्टेब्लिश हुआ है? 2007 में हुआ है क्वाड। बहुत अच्छा, आप जान रहे हैं। क्वाड का सचिवालय अभी तक नहीं बना है, जैसे कि अदर बहुत सारे संगठन है, ये गलत है। और ये भी गलत है कि जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो रैट्स है वो क्वाड के अंतर्गत आता है, बिल्कुल नहीं आता, ये SCO के अंतर्गत में आता है। संघाई कॉपरेशन जो है, संघाई सहयोग कॉपरेशन जो है, उसके अंतर्गत में आता है SCO। आपको पता होना चाहिए ये रैट्स। और इस बात को आप जान लीजिए कि जो संघाई सहयोग कॉपरेशन था ये बेसिकली 2001 में आया था, लेकिन जो रैट्स था, ये जो रैट्स है ये बाकायदा 2000 कहां आया है? 7 में आया है। और संघाई सहयोग जो कॉपरेशन का जो रैट्स जो ब्रांच है एंटी टेररिस्ट के लिए, इसका जो हेडक्वार्टर है ये ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान की राजधानी में है। वैसे आप जरूर हमें बताएं कि SCO का हेडक्वार्टर कहां है। आगे आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको कहा गया है CBAM, ये इनिशिएटिव है, किसका है? OECD का, यूनाइटेड स्टेट का, यूरोपियन यूनियन का या ब्रिक्स का? तो उत्तर है C, यूरोपियन यूनियन। देखिए इसमें सिंपल सी बात क्या कही गई है, ये जरा ध्यान से सुने। इसमें बात यह है कि हाल में यूरोपीय संघ ने यानी EU ने ये मैकेनिज्म को लाया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको कहा गया CBAM, ओके सॉरी। और ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव माना जाता है कि अमेरिका, कनाडा और जापान भी इसी तरह का योजना अब बना रहा है। इसमें कहा गया कि जो भी देश से जो अदर कंट्रीज से जो हम लोग इंपोर्ट कराते हैं सामान, यदि उसमें हम देखेंगे कि उसको बनाने में बहुत सारा कार्बन इमिशन हुआ है, कार्बन फैला है, निकला है, वातावरण में गया है, तो ऐसे पदार्थ यदि हम तक आएंगे तो हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। सिंपल सी बात है, पर्यावरण के नाम पर विकासशील देशों के उत्पाद को अपनी बाजार तक लाने में रोकना, ये शुरू से विकसित देश ऐसा करते हुए आए हैं और करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए टैरिफ का मतलब होता है भैया कर लगाएंगे, सीमा शुल्क। आगे सुनिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिटिकल, एक मिनट, हाँ, क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप। क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना। आजकल बहुत न्यूज में पहला है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स एंड सस्टेनेबल क्रिटिकल एनर्जी मिनरल्स सप्लाई चेन ग्लोबली, यानी इसकी स्थापना विश्व स्तर पर विविध और टिकाऊ सस्टेनेबल महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में तेजी लाने के लिए किया गया है। बहुत अच्छी बात है। पहला स्टेटमेंट पढ़ करके ही लगता है कि ठीक ठाक इसी के बारे में होगा कि भैया सब तक पहुंचे, क्रिटिकल है ना। दूसरा, इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है, मतलब इसको लीड किसने किया है? US ने किया है। भारत इसका सबसे नया साझेदार बना है, मतलब भारत हाल ही में इसका एक सदस्य बना है। तो सर ये तीनों ही सही है, एकदम जान लीजिए, ठीक है। ये जो है क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप, ये US लेड है और भारत इसका मेंबर बन चुका है, एकदम इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे देखिए,
अमेरिका ने इस चीज को लाने के जो मुख्य कारण था वह था कि जो क्रिटिकल जो मिनरल्स है उसमें चाइना की जो है सबसे बड़ा रोल अदा करता है, और आए दिन चाइना के पास है, लेकिन आए दिन वो उसका एक्सप्लोरेशन कम कर देता है या खनन कम कर देता है, शॉर्टेज हो जाता है। तो सप्लाई चेन को दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अमेरिका जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री है चिप बनाने में। क्रिटिकल मेटल्स वगैरह नहीं पहुंचेगा तो ना चिप बनेगा, ना बैटरी बनेगा, ना ईवी व्हीकल्स बन सकता है। तो भैया कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है डिपेंडेंसी ऑन चाइना। इसके लिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप लाया गया, एमबीसी लेड है ना, और यूएस लेड है। वाजिब बात है कि इसमें जो मेंबर्स है वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन कमीशन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये सब मिल करके शुरुआत में इसको स्टेब्लिश किए और बाद में इसका सदस्य कौन बन गया? भारत भी बन चुका है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि कुछ क्रिटिकल मैं आपको नाम बताता हूं जो मिनरल्स हैं, और उसका उपयोग तब आपको शायद और अच्छा समझ में आए। जैसे ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, ये सब भी एक क्रिटिकल मिनरल्स में आता है जिसका यूज होता है ईवी बैटरीज बनाने में, एरोस्पेस में, कम्युनिकेशंस में, डिफेंस इंडस्ट्रीज में, इसलिए बहुत जरूरी है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइटर जेट्स, ड्रोन, रेडियो सेट्स एंड अदर क्रिटिकल इक्विपमेंट, इसमें इन तीनों का बहुत यूज होता है। अब यदि ये सब नहीं पहुंचेगा तो बैटरी भी नहीं बन पाएगी, ना ईवी व्हीकल बन पाएगा, ना कुछ हो पाएगा। वहीं आप देखेंगे कोबाल्ट हुआ, निकल हुआ, लिथियम हुआ, ये भी क्रिटिकल मिनरल्स में आता है। इस सब का बहुत ज्यादा यूज क्या है? बैटरीज बनाने में, जो खासकर ईवी व्हीकल्स में होता है, और इसी को रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। यानी बेसिकली जो क्रिटिकल मेटल, क्रिटिकल जो मिनरल्स है उसको बेसिकली आप इसमें आता है, ये किसमें आता है? रेयर अर्थ मिनरल्स में आता है। और इन सब के यूज से और भी चीजें बनाई जाती है, जैसे सेमीकंडक्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो कहने का मतलब है इन सब चीजों में इस सब क्रिटिकल मिनरल्स, जिसको आप रेयर अर्थ मिनरल्स भी कहते हैं, उसका बहुत यूज है, और इसी के कारण अमेरिका के लेड में यह सब काम किया गया है। ध्यान रखेंगे इस सब बातों को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पर आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में है, वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे होंगे, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूएनओ का एक भाग है, वह नहीं है। ये बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात कहा जा रहा है। पहला, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज द फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड, सेकेंड पॉइंट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट established to help in impunity for the perpetrators of the most serious crimes concerned to the international community। यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी पहला स्थायी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों में अपराधियों के लिए दंड मुक्ति का समाप्ति करने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया, या दंड देने के लिए स्थापित किया गया। इसको पहले आप जान लीजिए कि ये जो आप पढ़ते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो नहीं है। ये बाकायदा, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है जो अपने ही देश में मान लेते हैं नरसंहार कर रहा है, मानवाधिकार का हनन कर रहा है अपने नागरिकों के लिए, वहां पर बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर रहा है, तो इन सबको खासकर करने के लिए लाया गया था। क्रिमिनल है ये। वो वाला जो आप जानते हैं वो बेसिकली दो देशों के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है तब ये उसका यूज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। यदि आप अपने देश में भी कोई ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो वहां पर संज्ञान लिया जा सकता है, ये इसका है। आगे अगला है, द आईसीसी हैज यूनिवर्सल टेरिटोरियल जुडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट क्राइम्स ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो क्या इसका जो क्षेत्राधिकार है
मुकदमा चलाने का सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार है, मतलब कहीं पर भी चला सकता है ये, दूसरा पॉइंट। तीसरा, इंडिया इज द मेंबर ऑफ दिस कोर्ट। तो पहले आप जान लीजिए, ये तो बिल्कुल सही है पहला वाला, कि ये ऐसा पहला है परमानेंट और ट्रीटी बेस्ड पहला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्टेब्लिश हुआ है। लेकिन यह गलत है कि इसको सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, बिल्कुल नहीं है। इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, ये कहां कहां जा सकता है उसमें भी लिमिटेशन है। और तीसरा, भारत इसका सदस्य नहीं है भैया, इसको जान लीजिए आप। चलिए आगे देखिए क्या क्या है, कुछ बातें हम बताते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट जो है बेसिकली ये इसका हेडक्वार्टर भी हेग में ही है, ठीक है, यानी उसका भी हेग में और इसमें भी है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली जेनोसाइड, यदि कोई नरसंहार कर रहा है, वॉर के समय यदि कोई क्राइम करता है, या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन सब के अगेंस्ट यदि कोई क्राइम करता है, तो उसके लिए अलग से एक कोर्ट बैठाया गया था। और इसको ये जो आया है, ये बेसिकली कब आया है, जुलाई 2002 में आया है ये, इसको आप जान लीजिएगा, ठीक है। आगे, और इसका जो फंडिंग है, यदि आप फंडिंग पर आएंगे तो बेसिकली अच्छा, रोम संविदा के द्वारा ही इसकी स्थापना हुई थी। रोम संविदा बेसिकली 1988 में एक साइन किया गया था कुछ देशों के द्वारा वहां पर, और उसी के बाद रोम संविदा के साइन करने के बाद इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो आया, बना 2002 जुलाई। इसमें जो है फंडिंग जो है बेसिकली क्या होता है, जितने भी पार्टीज है वह इसमें पैसा देते हैं बाकायदा, लेकिन इसके पास में कुछ वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन भी आता है फ्रॉम गवर्नमेंट। मतलब एक तो पार्टी, जितने भी स्टेट पार्टी वो पैसा देती है, फिर यदि कोई सरकार चाहती है मैं स्वेच्छा से कुछ और ज्यादा दे दूं तो भी दे सकता है, और यदि कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था चाहता है कि मैं भी पैसा दूं उसको तो दे सकता है। यह भी जान लीजिए, क्या व्यक्तिगत व्यक्ति दे सकता है पैसा, बिल्कुल दे सकता है, वह भी दे सकता है, यहां पर जान लीजिएगा। आगे अगला यहां पर ध्यान रखेंगे वह यह है, इस जो ये जो संस्था, ये जो कोर्ट बनाया गया है, एक तरह से मान लीजिए एक लेजिस्लेचर है, एक विधायिका है, जिसमें सभी देश के प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं, याद रखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सभी के पास में सिर्फ एक वोट देने का अधिकार है। निर्णय जो होता है वो प्रयास किया जाता है सर्वसम्मति से लिया जाए निर्णय, लेकिन यदि सर्वसम्मति से नहीं बन पा रही है बात तो एट लास्ट वोटिंग होगा, और राइट कितना है, एक देश एक वोट, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये जो लेजिस्लेचर है, यानी एक जो संस्था है जिसमें सभी देश के एक प्रतिनिधि शामिल है, जो पार्टीज है उसका एक अध्यक्ष होता है और 2 उपाध्यक्ष भी होते हैं, जिन्हें 3 साल के लिए चुना जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आईसीसी के पास सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार का अभाव है, इसको आप जान लीजिए। यह केवल सदस्य देश के राज्यों के भीतर किए गए अपराध, यानी सदस्य देश के जितने भी सदस्य देश थे, यदि उस देश के भीतर कोई अपराध किया गया तो उसके अंतर्गत आ सकता है। सदस्य राज्यों के नागरिकों के द्वारा यदि कोई अपराध किया गया तो वो भी आ सकता है, इसको भी जान लीजिए। या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा न्यायालय को यदि कोई चीज बताया गया है तो वो आ सकता है, सब पर नहीं आ सकता, पूरा पृथ्वी पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, जरा इसको देखिए। पहला बात वह यह है कि अमेरिका ने कभी भी यह न्यायालय का सदस्य नहीं बना। अब जब अमेरिका सदस्य है ही नहीं तो क्या अमेरिका में इसका कोर्ट का निर्णय चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट, एक बात और भी जान लीजिए, ये बहुत जानना जरूरी है। चीन और भारत ने न कभी इस पर हस्ताक्षर किया और न कभी इसे स्वीकार किया, यह भी जान लीजिए। यानी आईसीसी में ये भी नहीं आते हैं, यानी अमेरिका भी अलग है, चीन भी अलग है और भारत भी अलग है। और हाँ, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये नहीं है, ये इससे अलग है, क्योंकि जरूरत इस बात की थी कि एक संस्था ऐसी बनाई जाए जो जघन्य अपराध के लिए निर्णय दे। राज्य और राज्य के बीच, यानी देश देश के बीच झगड़े को तो है ना, वो वाला कोर्ट हेग वाला पुराना वाला वो तो कर रहा था, लेकिन यदि कोई जघन्य अपराध करे तो उस मानवता के नाम पर, इसी के लिए बाकायदा इसको एस्टेब्लिश किया गया बात। चलिए हम लोग फिर अगले क्लास में, ये जून तक का था आपका, जुलाई से अगले क्लास में हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी एक ही वीडियो में आप तक पूरा का पूरा जितना भी फैक्ट है, करंट है, पहुंच जाए। नमस्कार।